परी की चीख के साथ ही इन गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से भाग गए, जबकि परी फोक्स चेहरा लिए बामुश्किल खुद को घसीटती साथ तक ले गई, जिसके कंधे से खून बहुत तेजी से बह निकल रहा था और वो दर्द से करा रहा था। साथ तुम रोते हुए परी को खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। बामुश्किल साथ को कंधे का सहारा देकर परी ने इसे गाड़ी में बिठाया और कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलाते हुए परी बार बार एक नजर साथ पर भी डालती, जो बार बार कराते हुए दर्द बर्दाश्त करने के आंखें मीच रहा था। परी को अपनी आंसुओं की वजह से अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ लगा, लेकिन इसने अपने आंसू रगड़कर खुद को होश में रखा और एक उचटकी निगाह साथ पर डाली, जिसकी आंखें अब बंद हो रही थी। साथ आंखें खोलकर रखना, देखो हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। सामने देखकर साथ को कहते हुए इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और अस्पताल पहुंचने तक साथ ने मुश्किल खुद को हवास में रखा हुआ था। अस्पताल पहुंचकर साथ को स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त परी ने मजबूती से हाथ पकड़ रखा था और साथ को आईसीयू में ले जाते वक्त सिर्फ परी जानती थी कि इसने कैसे साथ का हाथ छोड़ा था। इसे लग रहा था कि अगर इसने हाथ छोड़ दिया तो वो सब कुछ तो खो देगी। रोते रोते इसने रिसेप्शन से आबदा बेगम को फोन किया और इसको कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल में मौजूद थे, जबकि परी ने रो रो कर अपनी आंखें सजा ली थी। इसे खुद भी नहीं पता था वो क्यों रो रही है। आंसू खुद ब खुद इसकी आंखों से बह रहे थे। आबदा बेगम कई बार इसे तसल्ली दे चुकी थी, जबकि फायजा बेगम का तो खुद रो रो कर बुरा हाल था। अभी वो आंसू रगड़ ही रही थी कि डॉक्टर बाहर आया और इसने कहा कंधे पर गोली लगी थी, हमने निकाल दिया, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर के कहने पर फायजा बेगम बेसब्री से कहा हम इससे मिल सकते हैं, अभी नहीं, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर दें। इसके बाद ये कहकर डॉक्टर चला गया, जबकि परी वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर इसे लगा जैसे किसी ने इसे नई जिंदगी दे दी हो। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने फजर को अपने सीने पर सर रखकर सोते पाया। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद इसने फजर के बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे उठाया। फजर उठो। फजर अलियान की बात पर वो नींद में करवट बदली और बुरबुराई मामा मुझे सोने दे, जबकि इसकी बात सुनकर अलियान मुस्कुराए। इसके कान में शिरगोशी की 22 साल से तुम्हारी हर सुबह तुम्हारी मामा के घर होती थी, लेकिन आज से तुम्हारी हर सुबह यहाँ हमारे घर में होगी, इसलिए अपनी आदत बदलो और जल्दी उठो। ये कहकर अलियान उठकर बैठा, जबकि फजर को भी शायद एहसास हो गया था कि वो कहाँ है, इसलिए वो फौरन उठकर बैठ गई और बेड से उतरकर अलमारी की तरफ कपड़े निकालने के लिए बढ़ी, जबकि अलियान अभी तक बेड पर बैठा इसे देख रहा था। अब अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। सुनो। फजर जो अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी अलियान की आवाज़ पर इसकी तरफ देखा जो अब बेड से उठ रहा था। मेरे कपड़े भी निकाल कर मुझे वॉशरूम में दे देना, ये कहकर वो वॉशरूम में घुस गया, जबकि फजर हक्का बक्का वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखती रह गई जहाँ से वो अभी हुक्म सादर करके गया था। फजर ने नाक फुलाकर अलियान की अलमारी खोली और इसके कपड़े देखने लगी, फिर गुस्से में अलमारी बंद करके बुड़बुड़ाई, मैं इस नवाब की नौकर नहीं हूँ, खुद निकाले, मुझे क्या पता इसने क्या पहना है। बुड़बुड़ा कर फजर ने अपने कपड़े निकाले और एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ पर इसे एक औरत काम करती हुई दिखाई दी। सुनिए, आप प्लीज़ मुझे बता देंगी वॉशरूम का है? दुल्हन आपके कमरे में है ना गुस्लखाना, लेकिन वहाँ अलियान है ना, आप प्लीज़ मुझे किसी और वॉशरूम का बता दे। फजर के कहने पर वो आंखें फाड़े पर फजर को देखने लगी, जिससे फजर को अजीब सा लगा। आइए मैं ले जाती हूँ, ये कहकर वो फजर को दूसरे कमरे में छोड़कर चली गई था। फायजा बेगम को तसल्लियां दे रहा था कि वो ठीक है। जब परी रूम में दाखिल हुई, इसे को एक नज़र देखकर खाने का पूछ रही थी, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। अच्छा मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ, ये कहकर फायजा बेगम रूम से निकल गई तो परी इनकी जगह आकर बैठ गई। बाजू कैसा, अब तुम्हारा साथ की गोली लगे? बाजू की तरफ देखते हुए परी ने पूछा, जिस पर साथ पर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, मेरी छोड़ो अपनी बताओ, खुश तो बहुत हुई होगी। वैसे मेरी गोली लगने पर कि मैं मर जाऊंगा तो जान छूट जाएगी मुझसे। तुम्हारी तंजिया में मुस्कुराकर कहते हुए परी को जहर लगा, क्योंकि इसकी बात पर दिल कहीं बेचैन सा हो गया था और साथ ही साथ इसे गुस्सा भी बहुत आया कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। जलकर कहकर परी अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन फिर साथ की बात सुनकर वापस बैठ गई। और तुम खुशी में इतनी पागल हो कि मुझे अस्पताल ले आई, वाह, दाद देने वाले अंदाज में कहकर आखिर में एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। मैं ना सिर्फ तुम्हें इंसानियत के नाते अस्पताल लेकर आई हूँ, इसलिए ज़्यादा तराने की ज़रूरत नहीं है, कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे रूम के वॉशरूम में नहाने के बाद फजर अब अपने रूम में अपने गीले बाल सुखा रही थी, जब अलियान बगैर शर्ट के वॉशरूम से निकला और फजर जिसका रुख शीशे की तरफ था बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया, जबकि फजर ने इसे बगैर शर्ट के देखकर अपना रुख मोड़ना चाहा, लेकिन अलियान सख्ती से इसका बाजू पकड़े पर वो ना मोड़ सकी। अलियान ये क्या बदतमीज़ी, ने शर्ट पहन कर आओ झुंझुलाकर कहते फजर ने अपनी नज़र ज़मीन पर मरकूज कर ली। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े निकाल कर दो, कहाँ है? अलियान मुझे नहीं पता तुमने क्या पहनना, मैं कैसे निकालती, तुम जो भी निकालती मैं पहन लेता, तुम बीवी हो और आज से ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फजर का चेहरा हाथ से ऊपर करके अलियान ने कहा, जिस पर फजर ने आंखें बंद कर ली। अब जाओ जल्दी निकालो मेरे कपड़े, ये कहकर अलियान ने से छोड़ा। फजर अलमारी से हाथ में पहली शर्ट निकाल कर
बगैर देखे इसकी तरफ बढ़ा दी। साथ को पूरी रात अस्पताल में रखने के बाद सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। परी भी रात को अस्पताल में ही रुकी थी, जबकि इसके दरमियान जरूरत की बात के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। घर आने के बाद परी सो गई, क्योंकि अस्पताल में वो ठीक से सो नहीं सकी थी। अलियान वॉशरूम से बाहर निकला तो फजर आबदा बेगम से फ़ोन पर बात कर रही थी, जो इसे रात के वाक़े वो मारे बता रही थी। बात करने के बाद फजर ने अपना उतारे हुए कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डाले, जबकि अलियान अब ड्रेसेस के सामने खड़ा बाल बना रहा था। बाल बनाकर अलियान ने ब्रश रखा और फजर को बुलाई। यहाँ फजर जो बाहर जाने लगी थी, अलियान की बात पर पलटी और आस्ता आस्ता कदम उठाती इस तक आई तो अलियान ने इसे दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा किया और झुककर ड्रेसिंग टेबल की दराज से एक डब्बियाँ निकाली और फजर के बाल एक साइड पर करके इस डब्बी में से एक खूबसूरत पेंटेड गल निकाला, जिस पर एफ और ए लिखा था और बीच में हार्ट बना था, जिस पर खूबसूरत डायमंड लगे थे, और फजर की स्राहीदार गर्दन में पहना दिया। कैसा लगा? ये किस खुशी में अलियान के सवाल को नजर करके फजर ने सवाल किया, तुम्हारी मुंह दिखाई ताकि तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। ये कहकर अलियान ने इसके कंधे पर सर रख लिया। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, फजर ने शीशे में से लाकर देखते हुए खोए खोए लहजे में कहा, और जो ख्वाहिश तुम्हारी है ना, इसका भी मुझे पता है, लेकिन खैर इसकी ख्वाहिश तुम्हें हो ना हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी गर्दन पर इस पेंडेंट की गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब चलो, मामा वेट कर रही होगी। पीछे हटकर फजर का हाथ पकड़कर वो इसे लेकर नीचे चला गया, जहाँ सच में सब इन्हीं का वेट कर रहे थे। फजर सबको मुश्तरका सलाम करके अलियान के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जहाँ पर स्वाय अलियान के सब इसके लिए अजनबी चेहरे थे। नाश्ते के दौरान सब बारी बारी इसकी प्लेट में कुछ ना कुछ डालते रहते और फजर को वो सब अच्छे लगे थे, कम से कम अलियान से तो अच्छे। परी नींद में थी जब इसे महसूस हुआ इसका हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराया। परी ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो सख्त चीज़ साथ का जख्मी बाजू था, जिस पर वो फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठी, जबकि साथ भी अब दर्द से करा रहा था। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नींद में पता ही नहीं चला। दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। जलकर कहने के बाद साथ ने अपने बाजू की तरफ देखा, जहाँ जख्म अब रेड हो चुका था। तुम तो चाहती यही हो कि मैं मर जाऊँ और तुम्हारी जान छूट जाए, बट यू नो वट, इस तरह से तो बिल्कुल भी तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। ये कहकर साथ कमरे से निकल गया। जब परी अब रोने वाली हो गई थी, मैंने कौन सा जानबूझकर किया था, सॉरी बोला तो है, पर नहीं, इसे तो इज्जत रास ही नहीं आती, मुझे क्या। परी सिर्फ पुरपुरा कर रहेगी। रात को फजर और अलियान का वलीमा था, इसलिए फजर शाम ही में पार्लर चलेगी, जबकि इसके साथ अलियान की बहन गई थी, जो फजर को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि वो भी फजर की तरह ज़्यादा बोलती थी, इसलिए फजर इसकी कंपनी इंजॉय कर रही थी। फजर के वलीमे में जहाँ परी ने जाना था, अब वो साथ की वजह से नहीं जा रही थी। ऐसा इसे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन वो खुद ही पता नहीं क्यों ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते ही फाजा बेगम ने इसे कहा कि इसे जाना चाहिए, साथ के पास वो है। लेकिन अगला सवाल ये था कि वो जाएगी किसके साथ। तो ये मसला भी तब दूर हो गया जब आबदा बेगम का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर के साथ चली जाए, तो परी जाने के लिए तैयार हो गई। पूरे वलीमे के फंक्शन में वो दोनों बारी बारी सबसे मिले और फजर परी से मिलकर सबसे ज़्यादा खुश हुई। जहाँ बहुत सारे लोग इनके लिए नेक तमन्ना लेकर आए थे, वहीं बहुत से लोगों हसद का शिकार नजर आ रहे थे। ऐसा क्यों ना, तो वो दोनों लगी फैक्ट कपर रहे थे। फजर और अलियान स्टेज पर बैठे थे जब एक लड़की वहाँ आई और फजर को बगौर देखते हुए बोली, ओ तो ये है जिसके लिए तुमने इतना कहकर इसने नाक्स कोड़ी। बिल्कुल यही है मिसेस फजर अलियान शाह, माय ब्यूटीफुल वाइफ। अलियान फजर के गिर्द अपने बाजू रखकर हाइल करके बोला, जिस पर वो लड़की तन फर्क करती स्टेज से उतर गई, जबकि फजर इसे और अलियान को हैरत से देखती रह गई। फिर बोली, अलियान वो चली गई है, हाथ हटा लो। फजर अलियान के हाथ की तरफ इशारा करके बोली, जो अभी इसके गिर्द हायल था। हाँ, तो मैं इसे दिखाने के लिए थोड़ी रखा था, वो चली गई तो हटा लो। इसे तंग करने के लिए अपनी गिरफ्त तो अलियान ने और मजबूत कर दी। अलियान छोड़ो, सब देख रहे हैं। फजर दांत पीस कर बोली, हाँ तो क्या हो गया, देखने दो। अलियान, तुम में जरा शर्म नहीं? फजर तब कर बोली, नहीं, वैसे तुम सच में शाह थे? क्यों? वो ऐसा तो नहीं था, वो तो बहुत अच्छा था, तमीज़दार था, तुम्हारी तरह तो नहीं था। फजर का कहना ही था कि अलियान ने फौरन से छोड़ा। तुम जरा सब्र करो, तुम्हारे शाह की खूबियों के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अलियान दांत पीस कर बोला। फजर ड्रेसेस के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी उतारी थी जब अलियान कमरे में दाखिल हुआ और फजर का रुख अपनी तरफ मोड़ा। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? के शाह बहुत अच्छा, बहुत तमीज़दार है, बहुत पसंद था तुम्हें। फजर का बाजू में रोड़ते हुए अलियान बोला, अलियान प्लीज़, पहले मैं बहुत तो थक चुकी हूँ, बाजू छोड़ो मेरा। लो, छोड़ दिया एक झटके से छोड़कर अलियान ने कहा, जिससे फजर पीछे ड्रेसेस से जा लगी। पागल हो गए हो क्या, जंगली इंसान? शाह सच में तुमसे 100 गुना बेहतर था, मैं इसे मोहब्बत करती थी, समझे तुम? फजर चीखी थी, बड़ी मोहब्बतों के भूत चढ़ रहे हैं। ये कहते ही अलियान ने फजर का बाजू पकड़कर खींचा और टेरेस पर ले गया और टेरेस की ग्रिप के साथ फजर को लगाया। आप कहो कि तुम्हें मुझसे अलियान से इश्क है? अलियान तुम पागल हो गया क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। फजर को पीछे करके वो धड़ा कि अब वो आधी टेरेस पर आधी हवा में थी। नहीं, फजर पीछे देखते हुए बोली, फिर कहो कि तुम्हें मुझसे इश्क है, कहो। अलियान
प्लीज़ अलियान प्लीज़। आपके फजर होती हुई बोली, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ फजर, इसके बाद छोड़ दूंगा। मैं कहती हूँ गुड, जल्दी कहो, मुझे तुमसे इश्क है फजर के। कहते ही अलियान ने से खींचा, जिस पर वो अलियान के सीने से जा लगी और गहरी गहरी सांसें लेकर अपना तनफ्फुस दुरुस्त करने लगी, जबकि डर से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझसे जिद नहीं करोगी तो फायदे में रहोगी। फजर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर अलियान ने कहा, जिस पर फजर ने भीगी आंखों से शिकवा कना नजरों से इसकी तरफ देखा और अलियान के हाथ हटाकर कमरे में चलेगी। परी शादी से वापस आई और जैसे कमरे में दाखिल हुई, साथ बेड पर लेटा अपने हाथों से अपना सर दबा रहा था। परी जो कपड़े बदलने सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, साथ की आवाज पर पलटी। परी यहाँ आओ। साथ के पुकारने पर परी पलट कर इसकी तरफ बढ़ी और बेड पर इसके करीब बैठ गई। कहाँ गई थी तुम? क्या बुप्पो ने बताया नहीं? मैं फजर की बारात में गई थी। बताया था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुम ना जाती ना। साद ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? हैरत है कहकर परी ने बुखार चेक करने के लिए इसका सर पर हाथ रखा और गर्म माथा महसूस करके इसने हाथ हटाना चाहा तो साद ने इसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ कुछ देर मेरा सर दबा दोगी, बहुत दर्द हो रहा है साद। लेकिन तुम्हें बुखार हो रहा है, पहले तुम मेडिसिन ले लो। नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस तुम मेरा सर दबा दो। ये कहकर साद ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद इस सर पर किसके नरम हाथों का एहसास हुआ। कुछ देर इसे दबाते रहने के बाद परी ने आस्था से पूछा, तुमने कुछ खाया? मुझे तुम्हें मेडिसिन देनी है। परी के पूछने पर साद ने बंद आंखों से नफी में सर हिलाया तो परी उठकर किचन की तरफ बढ़ी और कुछ देर बाद हाथों में सूप का प्याला लेकर कमरे में दाखिल हुई। सूप साइड टेबल पर रखा, साद को उठाया और फिर सूप इसके सामने रखा और कहा, लो जल्दी से पियो इसे। परी के कहने पर साद ने अबरू उठाकर परी की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ इशारा किया तो और चूंकि इसके हाथ पर लगी थी इसलिए इसे फायदा बेगम ही खाना खिलाती थी। पर आस्ता आस्ता सूप पिलाने लगी और फिर से मेडिसिन खिलाकर चेंज करने चली गई, क्योंकि वो खुद भी बहुत थक गई थी, इसलिए चेंज करने के साथ के बराबर में लेट गई और कभी सोए साथ के जख्मी बाजू और कभी इसके चेहरे को देखते से पता ही नहीं चला वो कब नींद की वादियों में चली गई। चेंज करने के बाद फजर रोते रोते सोफे पर सो गई, क्योंकि इसे अलियान ने ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसने सिर्फ अलियान को जिद करने के लिए ये कहा था, जिसके इसे बहुत बड़ी सजा मिली थी। सुबह इसकी आंख खिड़की से आती रोशनी से खुली। इसने उठकर देखा कमरा खाली था। वो भी तैयार होकर अपना यूनिवर्सिटी बैग लेकर नीचे चली गई, क्योंकि इसके पेपर करीब थे और वो मजीद छुट्टियां नहीं करना चाहती थी। नीचे पहुंच के इसे सामने से अलियान आता नजर आया, जो इसकी तरफ आ रहा था और इससे कुछ फासले पर रुककर बोला, उठ गई तुम, अब नाश्ता कर लो। ये कहकर अलियान ने फजर का हाथ पकड़ा, इसे डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा दिया, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अलियान, मुझे नाश्ता नहीं करना है, तुम मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा, मैं लेट हो जाऊंगी। चेयर से खड़े होते हुए फजर ने कहा और इसी वक्त समीना शाह अलियान की मामा वहां आई, जो फजर की बात सुन चुकी थी। फजर, ये तुम क्या होता है? शोहर है वो तुम्हारा, आप कहा करो इसे। समीना बेगम के टोकने पर फजर ने एक नज़र अलियान को देखा और फिर इसे समीना बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई, जो अब कह रही थी कि अब और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए जो तुम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो? कुछ दिन तो रुको। समीना बेगम के नरमी से कहने पर फजर सर झुकाकर असबत में सर हिला दिया। समीना बेगम के लहजे में तंजिया या सख्ती नहीं थी। इन्होंने बहुत नरमी से फजर से कहा था, मामा मैं इसे समझा दूंगा। अलियान के ये कहने पर वो वहाँ से चली गई, जबकि फजर अब टेबल को घूर रही थी। नाश्ता करो। अलियान के कहने पर फजर आस्ता आस्ता नाश्ता करने लगी और नाश्ता करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी बैग उठाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अलियान भी इसके पीछे आ गया। क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गई? ये कहते ही वो फजर के साथ सोफे पर बैठ गया। अलियान, मुझे मामा के घर छोड़ दो, मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। फजर ने बच्चों की तरह कहा, कर आई तो तुम इनसे मिली हो, अभी से तुम्हें याद भी आने लगी। आ रही है तो आ रही है, ले जाओ ना। अपनी मामा की तो एक रात में याद आने लगी और मेरी तो 25 दिनों में भी नहीं आई थी। फजर के गिर्द अपना बाजू हाल करके वो बोला, जिस पर फजर ने पहले ना समझी से इसकी तरफ देखा और फिर समझ आने पर फजर ने अलियान के हिसार से निकलना चाहा, लेकिन इसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से नाकाम रही। वैसे इन 25 दिनों में शाह से बात करने से तो बिल्कुल गुरेज नहीं किया था तुमने। अलियान ने फजर के कान में चुबा चुबा कर सरगोशी की, जिस पर वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचली थी। अलियान ने 25 दिन पहले की बात की थी, जब फजर ने इससे डील की थी, और 25 दिन तक मैं तुमसे नहीं मिला था, ना तो अगले 25 दिन तक तुम भी अपने घर वालों से नहीं मिलोगी। ये कहकर अलियान ने फजर को एक झटके से छोड़ा, कमरे से निकल गया। इसी वक्त फजर की आंख से एक आंसू निकलकर इसके गालों पर बह गया। इसने गुस्से और बेबसी से सोफे पर पड़ा हुआ कुशन उठाकर दीवार पर मारा, घुटनों में सर रखकर रोने लगी। अलियान का जब कुछ देर बाद कमरे में आया तो फजर इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। तुम अभी तक यहीं बैठी हो, ये क्या हुलिया बनाया? कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि तुम 2 दिन की दुल्हन हो। अलियान ने फजर के हुलिये की तरफ इशारा किया, जो जीन्स के ऊपर शॉर्ट फ्रॉक पहने, गले में मफरल की तरह दुपट्टा पहने, बालों की ऊंची पोनी बनाए हुए थी। अलियान के कहने पर फजर ने घुटनों से सर उठाकर देखा तो इसका चेहरा आंसुओं से तर था। ये किस बात का सोग मनाया जा रहा है? अलियान ने अनजान बनते हुए अपने आंसू रगड़ती फजर को कहा, जिसने इस बात पर एक शिकवा का ना नजर अलियान पर डाली, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं और फिर इसे अपने